जू यांग जब विदेश में पढ़ाई करने गई तो उसके अमीर माता पिता ने उसे यूनिवर्सिटी के पास एक आलीशान विला खरीद कर दे दिया ताकि उसे किसी भी तरह की परेशानी न हो। हॉस्टल का झंझट, रूममेट्स का झगड़ा, इन सब से दूर सिर्फ आराम और आज़ादी। लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान पार्टी में था। उसका विला हर रात म्यूजिक और शोरगुल से भर जाता। इतनी तेज आवाज होती कि पड़ोसी तंग आ जाते और पुलिस तक बुलानी पड़ती। मगर जू यांग की पार्टीज कभी रुकती नहीं थीं। अब उसका जन्मदिन आने वाला था और जू यांग इसे एक ऐसा इवेंट बनाना चाहती थी जिसे हर कोई याद रखे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था, डेकोरेशन, ड्रेस कोड और गेस्ट लिस्ट। इसके लिए उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त कही जाने वाली शे शियाओमंग को बुलाया, जो असल में उसके कहने पर चलने वाली एक फॉलोअर जैसी थी। लोग उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स कहते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि जू यांग हमेशा हुक्म चलाती थी और शियाओमंग चुपचाप मान जाती थी। उस दिन जू यांग ने दरवाजा खोला और शियाओमंग को कुछ भारी भरकम पार्सल पकड़ाते हुए कहा, इन्हें अंदर रख दो। शियाओमंग ने मुस्कुराकर हाँ कहा, लेकिन मन ही मन थक चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, क्यों ना किसी इवेंट प्लानर को रख लें? लेकिन जू यांग ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब शियाओमंग के मन में सवाल उठ चुका था, क्या ये वाकई दोस्ती है या सिर्फ इस्तेमाल? जिंदगी में जब दोस्ती दिखावे और फायदे पर टिकी हो तो रिश्ते का असली मतलब खो जाता है। जू यांग ने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे भी मैं फ्री ही हूँ। शियाओमंग ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल फ्री ही हो, क्योंकि काम तो हम सब करते हैं। तुम्हारा काम तो बस ऑर्डर देना और बातें करना है। दोनों ने अंदर जाकर अपने बैग्स सोफे पर फेंके और पैकेट खोलने शुरू कर दिए। तभी शियाओमंग ने एक छपट्टा सा पैकेट उठाया। उसे लगा कि इसमें शायद मेकअप होगा, लेकिन उस पर लिखा था एक खाली कमरे में रिझाने की कहानियां। वो हैरानी से देखने लगी। जू यांग ने झटपट वो पैकेट उसके हाथ से छीन लिया और बोली, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें लगता है कि मैंने ये बकवास मंगाई है? प्लीज, जू यांग ऐसा घटिया सामान क्यों खरीदेगी? मॉडल्स यूरोपियन हो या कोई भी, ये सब बेकार है। जू यांग की बातें भले ही तीखी थीं, लेकिन उसकी खूबसूरती बेजोड़ थी। वो उन लड़कियों में से थी जिनकी मौजूदगी ही लोगों पर असर डालती है। कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में उसकी गिनती होती थी। ऐसा लगता था कि वो बस अपनी सुंदरता के दम पर एक्टिंग इंडस्ट्री में वेस टाइप की एक्ट्रेस बन सकती थी। वो जो बस खूबसूरत दिखने के लिए जानी जाती हैं, काम कुछ खास करना नहीं पड़ता। शियाओमंग से रहा नहीं गया। उसने हल्का ताना मारा, फिर भी तुम फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की नजर में कैसे आ गईं? जू यांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ। और बिना कुछ कहे उसने वो रहस्यमयी सीडी प्लेयर में डाल दी, जिससे शियाओमंग एकदम चौंक गई। जैसे ही मशीन ऑन हुई, जू यांग ने शियाओमंग को घूरते हुए चेतावनी दी, अगर एक भी अफवाह फैली तो मैं सबको बता दूंगी कि ये फिल्म तुम लेकर आई थी। शियाओमंग के होंठ हल्के से फड़के। इस पूरे कॉलेज में अगर कोई ड्रामा शुरू करता है तो वो सिर्फ तुम हो। तभी स्क्रीन जल उठी। फिर सीन बदलकर एक अधेंडे कमरे में चला गया। जू यांग ने आंखें मिचमिचाईं और सोचा, ये तो बिल्कुल गलत फील दे रहा है। सेडक्शन तो दूर, ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। तभी एक लंबी सफेद ड्रेस में महिला अंदर आई और अपने लंबे घने काले बाल धीरे धीरे संवारने लगी। जू यांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सब मुझे उस पुराने कॉमेडी टॉक शो की याद दिला रहा है जहां एक गेस्ट ने कहा था कि उसे हर तरह की फिल्में पसंद हैं, वेस्टर्न, एशियन, लेकिन असल में वो हॉरर की बात कर रही थी। जब उसने सादाको का जिक्र किया तो पूरा ऑडियंस पागल हो गया था। शियाओमंग ने चौंकते हुए पूछा, सच में? जू यांग ने कंधे उचकाकर कहा, क्यों नहीं? अगर इससे पैसे बनते हैं तो कोई ना कोई तो बनाएगा ही। रुको, अभी कोई हॉट लड़का आएगा उस भूत के पीछे से और वहीं से ट्विस्ट शुरू होगा। उसने चिप्स खाते हुए स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, हॉरर का इस तरह इस्तेमाल करना पैसे कमाने का बुरा तरीका नहीं है। माहौल सही लग रहा है, थोड़ा नया नया सा है। फिर उसने ध्यान से देखा और बोली, लेकिन ये हीरोइन तो बहुत ही बेकार है। उसका लुक जरा भी अट्रैक्टिव नहीं। ये लोग बस लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मानो उसकी बेइज्जती सुन ली हो। स्क्रीन पर मौजूद महिला अचानक कैमरे की तरफ मुड़ गई। उसकी नजरें अब बहुत ज्यादा तीखी और डरावनी लग रही थीं। लेकिन जू यांग रुकी नहीं। वो फिर से उसी टॉक शो का जिक्र करते हुए बोली, वो गेस्ट बोली थी कि उसे हर तरह की मूवी पसंद है, और जब उसने सादाको का नाम लिया तो शो का डेमन किंग तक डर गया था। फिर उसने बात खत्म करते हुए कहा, खैर वो सब तो अब पुरानी बातें हो गईं। शियाओमंग ने फिर पूछा, सच में ऐसा हुआ था? जू यांग ने फिर वही जवाब दिया, पैसे बनते हैं तो लोग बनाएंगे, ऐसे क्लिशे तो हर जगह हैं। रुको, अभी कोई हैंडसम लड़का पीछे से आएगा और वही करेगा जो ऐसे किरदार करते हैं। तभी स्क्रीन पर वो महिला खिड़की की तरफ बढ़ी, कुछ सेकंड रुकी और फिर छलांग लगा दी। स्क्रीन एकदम काली हो गई। फिल्म खत्म हो गई। जू यांग ने पलकें झपकाते हुए कहा, बस बस इतना ही? न कोई हॉट लड़का, न कोई भूत जो सेडक्टिव बन जाए, न ही कोई ड्रामा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन जोर से बज उठा।
गुस्से में जू यांग ने अपना बैग टटोला और अनजान नंबर का कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक रूखी कांपती हुई आवाज आई, 7 दिन। उसने स्पीकर ऑन भी नहीं किया था, लेकिन कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि शियाओमंग ने साफ साफ सब सुन लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। माहौल, वो फिल्म और अब ये कॉल, सब कुछ अजीब और भारी लगने लगा। लेकिन जू यांग ने आंखें घुमाकर कहा, 7 दिन? कम से कम प्रोनाउंसिएशन तो सही करो। और अमेरिकन मूवी से कॉपी मार रहे हो? ये फिल्म पूरी एशियन थीम पर थी, कुछ तो कंसिस्टेंसी रखो। उसने फोन काट दिया और खड़ी हो गई। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, चलो अब डेकोरेशन का काम पूरा करते हैं। शियाओमंग कांपते हुए उठी, उसके होंठ थरथरा रहे थे। तुम सच में सोचती हो कि ये बस एक प्रैंक था? जू यांग ने उसे घूरा और कहा, बिल्कुल। क्यों? तुम्हें लगता है सादा को टीवी से बाहर आ जाएगी? उसने सीढ़ी बाहर निकाली, देखा और उसे सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। बाथरूम में गर्म पानी गिरता रहा और उसका तनाव रहित शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे लगा शायद वो सब कुछ बस उसका वहम था। लेकिन तभी कुछ अजीब दिखाई दिया। सफेद टाइल्स पर फैले काले बालों की लटें। उसने घबराकर अपना सिर छुआ और कुछ बाल उसके हाथों में टूटकर गिर गए। उसके सीने में घबराहट दौड़ गई। आईने में देखा, एक पीला चेहरा भय से थरथराता हुआ। उसके बाल गुच्छों में झड़ रहे थे और जैसे ही उसने चीखने के लिए मुंह खोला, गर्म पानी अचानक खौलता हुआ जल बन गया। वो तेजी से उबलते पानी से बचने की कोशिश में फिसली और दीवार से टकरा गई। उसका कूहनी इतनी जोर से लगी कि पूरे शरीर में करंट जैसा झटका महसूस हुआ और फिर सब कुछ अचानक रुक गया। जू यांग ने नीचे देखा, फर्श पर कुछ आम बाल पड़े थे। उसने फिर आईने की तरफ देखा, उसके बाल बिल्कुल ठीक थे। बिना एक पल गंवाए वो बाथरूम से बाहर निकल आई, लेकिन दिल में अब भी हल्की बेचैनी थी। इसलिए उसने सर्च किया, सडाको हॉरर वीडियो। ज्यादातर नतीजे स्पिन ऑफ निकले, सडाको वर्स कयाको, सडाको आवी और कई अजीब टाइटल्स। उसने दर्जनों लिंक क्लिक किए, लेकिन जो फिल्म उसने देखी थी वैसी कोई क्लिप उसे नहीं मिली। इसलिए वह अपना लैपटॉप बंद कर रही होती है, लेकिन तभी किसी ने उसकी बाईं उंगलियों को छुआ। ये और कोई नहीं बल्कि वही भूतनी थी जिसे देखकर वह पूरी तरह से डर गई थी। उसने धीरे से सिर उठाया। आईने में जो अक्स था वो उसका नहीं था। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और एक पीला भावहीन चेहरा, वही डरावनी आकृति जो उस फिल्म में थी। जू यांग चुपचाप घूरती रही। उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, सचमुच का डर। आईने के भीतर खड़ी महिला भूत ये देखकर संतुष्ट हुई। आखिरकार उसका शिकार कांप रहा था। लेकिन तभी जू यांग ने अचानक हल्की हंसी में कहा, अगर डराने ही आई हो तो कम से कम पहले से बता देती। मैं तो सोच बैठी थी कि आईने में दिखने वाली वो मेरी ही शक्ल है। अगर मैं वाकई इतनी भयानक दिखती तो मुझे किसी भूत की जरूरत नहीं थी। मैं तो खुद को ही रोज सुबह डरा देती। सब फीमेल भूत एक जैसे ही होते हैं, बस लोगों को वही दिखाते हैं जिससे वो डरते हैं। आईने के भीतर खड़ी भूत चौंक गई। कुछ सेकंड के लिए बाथरूम में पूरी खामोशी छा गई और फिर भूत के मन में एक गुस्से से भरा विचार आया, 7 दिन का इंतजार भूल जाओ। अब तो अभी खात्मा कर देना चाहिए। किसी आत्मा को वाकई एक दुष्ट भूत बनने के लिए बहुत गहरा क्रोध लेकर मरना पड़ता है और साथ ही किस्मत भी साथ देनी चाहिए। ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए जो कुछ आत्माएं वाकई भूत बन पाती हैं वे पूरी आजादी से काम कर सकती हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन उनके लिए भी कुछ सख्त नियम होते हैं, ऐसे नियम जिनमें कोई छूट नहीं होती। इसीलिए भले ही उस भूतनी का मन कर रहा था कि जू यांग का गला घोंट दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। नियम नहीं मानते थे, कम से कम अभी नहीं। उसकी ताकतें अभी कमजोर थीं। ये तो बस पहला दिन था। वो बस तभी जू यांग की चेतना को प्रभावित कर सकती थी जब वो ध्यान भटकाए। उसने आखिरकार जू यांग को रुला दिया था, लेकिन अब उसकी तीखी टिप्पणी के बाद जू यांग पूरी तरह सतर्क हो गई थी। भूतनी को समझ नहीं आया कि जू यांग की बेपरवाही ज्यादा चुभ रही थी या उसका अपना आत्मसम्मान। अब जू यांग पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी। आईने में बोरियत भरी नजरों से देख रही थी। भूतनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसे गायब होना पड़ा। जू यांग ने घर की हर लाइट ऑन कर। तेज रोशनी ने कुछ राहत तो दी, लेकिन डर अब भी अंदर बैठा था। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन किसे कॉल करे? उसका पूरा सोशल सर्कल बनावटी रिश्तों और नकली मुस्कानों से भरा था। उसके माँ बाप हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। पुलिस, वो क्या कहेगी कि किसी भूत ने उसका अक्स बदल दिया? या तो लोग हंसेंगे या उसे मानसिक जांच के लिए भेज देंगे। पहली बार जू यांग ने खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया। तभी उसकी नजर अपने भाई का नाम देखती है, जू वेशन। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला हो, उसने कांपते हाथों से कॉल बटन दबा दिया। रात के 2 बजे जू वेशन की नींद अचानक फोन की रिंगटोन से खुल गई। आधी नींद में आंखें मलते हुए उसने फोन उठाया। हेलो। उसकी आवाज नींद से भारी और थोड़ी खुरदुरी थी।
दूसरी ओर से जू यांग की घबराई हुई आवाज आई, अरे आशिन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, जू वेशन सीधा बैठ गया, अचानक पूरी तरह चौकन्ना। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्योंकि तूने मुझे जो डांटा था अब उसका पछतावा हो रहा है? उसकी आवाज में मजाकिया लहजा आ गया। अब मान लिया कि भाई के साथ रहना ही बेहतर है। मैं भारी सामान उठा सकता हूँ, बल्ब बदल सकता हूँ, नाली साफ कर सकता हूँ और अजीब लोगों से भी लड़ सकता हूँ। मैं कितना काम का हूँ, फिर भी तू मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती। अब पछता रही है ना? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अगर तू चाहती है कि मैं शिफ्ट हो जाऊं तो तेरे व्यवहार पर भी बात करनी पड़ेगी। जू यांग ने फोन कान से लगाए उसकी बक सुनी और उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई। जितना परेशान करने वाला था उतना ही अपना भी लगता था। यही तो उसका भाई था। उसकी बातों से चिढ़ होती थी, लेकिन इस वक्त वही उसके लिए सबसे सुकून देने वाला था। लेकिन तभी जू यांग के मन में एक ख्याल आया, अगर ये सब असली खतरा नहीं हुआ तो? और अगर हुआ और उसमें उसका भाई भी फंस गया तो? ये जोखिम वो नहीं उठा सकती थी। जू वेशन के बोलते रहने के बीच ही उसने ठंडे स्वर में कहा, तूने अभी अभी कॉलेज के एग्जाम्स खत्म किए हैं, घर पर आराम कर, मेरी फिक्र मत कर। जू वेशन हैरान रह गया। हाँ क्या? तूने तो मोलभाव भी नहीं किया। मेरी डिमांड्स ज्यादा नहीं थी। लेकिन जू यांग ने उसकी बात काट दी। नहीं, अब सो जा, 2 बज चुके हैं। और उसने कॉल काट दिया। जू वेशन मोबाइल की स्क्रीन को घूरता रह गया, पूरी तरह उलझन में। क्या मुझे मेरी अपनी बहन ने ट्रोल कर दिया? जू यांग को खुद समझ नहीं आया कि वो रात कैसे काट गई। डर के बावजूद किसी तरह उसकी आंख लग गई, वो भी बेहद बेचैन और हल्की नींद में। जब उसकी नींद खुली, सुबह के 9 बज चुके थे। रात जितनी भी खराब रही हो, उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ा था। न डार्क सर्कल्स, न ही डर का कोई निशान। शायद इसलिए क्योंकि उसने इससे भी बुरा झेला था। पार्टी में बिताई लंबी रातें भी उस पर कभी कोई असर नहीं डालती थीं। जब वो आखिरकार कैंपस पहुंची, दोपहर के 12 बज चुके थे। वो सीधे कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर पहुंची, जहां उसकी सॉरोरिटी की लड़कियां पहले से दोपहर के खाने के साथ उसका इंतजार कर रही थीं। जू यांग ने अपनी जगह ली। उसके चारों तरफ की लड़कियां बेहद ग्लैमरस थीं, हर कोई सिर से पांव तक संवरी हुई। उनका ग्रुप अपने आप में एक तमाशा था। जो भी पास से गुजरता एक नजर जरूर डालता। जू यांग ने बगल में बैठी शिए शियाओमिंग की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वो थकी हुई लग रही थी, बिखरे बाल, बिना मेकअप और गहरे नीले डार्क सर्कल्स। तू भयानक लग रही है, जू यांग ने बेरहमी से कहा। बिना मेकअप? नींद में चलकर आई है क्या? हमारी इमेज बिगाड़ने का इरादा है? शिए शियाओमिंग ने धीरे धीरे सिर उठाया। आमतौर पर जू यांग उसे लंबा भाषण देती, लेकिन आज वो बस इतना कहकर रुक गई। तभी शिए शियाओमिंग ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोली, तूने भी देखा ना? कल रात मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैं हाथ धो रही थी, आईना। उसकी आवाज कांप रही थी और वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। जू यांग का दिल जोर से धड़क उठा। वो थोड़ी और झुकी और धीरे से बोली, क्या तूने भी उसका चेहरा देखा? शिए शियाओमिंग ने डर के मारे बड़ी बड़ी आंखों से सिर हिलाया। अगर दोनों ने एक ही रात वही चीज देखी थी तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी एक तीखी आवाज बीच में टपक पड़ी। क्या देखा? वो लिन शी थी, बड़ी आंखों और चॉकलेट बालों वाली क्लास की ब्यूटी, जिसकी ये आदत थी कि वो हर वक्त झू यांग की लीडरशिप को चुनौती देने की कोशिश करती थी। वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब की जान मानी जाती थी और हर वक्त गिद्ध की तरह झू यांग की गलती का इंतजार करती रहती थी। झू यांग ने तुरंत पहचान लिया कि लिनशी क्या चाहती है। कमजोरी सूंघने आई है। अगर उसने डर दिखाया तो लिनशी झपट पड़ेगी, लेकिन झू यांग ने उसे वो मौका नहीं दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैंने कल तेरा पोस्ट देखा था। लिनशी चौंकी, जैसे उसके वार की उम्मीद न थी। तेरा चेहरा तो पहले ही अंडाकार है, फिर भी तूने जबड़ा इतना तेज क्यों एडिट किया? झू यांग ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्या अब तू नुकीले जबड़ों की रानी बनना चाहती है? फिर वो पीछे कुर्सी पर आराम से टिक गई। बेचारी मेंग मेंग तो उस फोटो से ही डर गई। क्या अब मुझे तेरे सोशल मीडिया पर भी नजर रखनी पड़ेगी? वो बोलती रही। आवाज शांत थी, लेकिन बातों में धार थी। अगर तू कभी पब्लिक फिगर बनने की सोच रही है तो कोई अपनी स्टाइल खोज ले। गोरी त्वचा, बड़ी आंखें, तेज जबड़ा। उफ, ये इंटरनेट वाली जनरल फेस तो कब की पुरानी हो गई। लिनशी का चेहरा लाल पड़ गया। उसने बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और मन ही मन झू यांग को पहाड़ से नीचे फेंकने के सीन सोचने लगी। बाकी लड़कियां भी मजा लेने लगीं। कियान, तुझे झू यांग की बात सुननी चाहिए। उसे तो पहले भी मॉडलिंग के ऑफर मिल चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। सच कहें तो तुम्हारा स्टाइल हमेशा थोड़ा अजीब ही लगा है। तुम्हारे लुक्स को सूट नहीं करता। किसी ने तंज कसा। भगवान का शुक्र है कि तुम अभी तक फेमस नहीं हुई, नहीं तो गलत वजहों से ट्रेंड में आ जाती। यहाँ तक कि भूत का सामना करने के बावजूद डरी सहमी जिए शियाओमिंग ने भी धीमी आवाज में कहा, हकीकत में रहो, नहीं तो कहीं और बहक जाओगी। लिनशी ने मजबूरी में मुस्कान दी। अरे, वो बस एक नया फोटो एडिटिंग ऐप था, बस मजे के लिए ट्राई कर रही थी। इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये नहीं सोचा था। लंच के बाद सभी लड़कियां अलग हो गईं। तभी शियाओमिंग ने बिना देर किए जू यांग को
एक पास के आर्ट रूम में खींच लिया। अब भी लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। वह लगभग रोने को थी। वो सीढ़ी अजीब थी, हमें फेंक देनी चाहिए थी, पर नहीं, हमने उसे देख लिया। अब क्या होगा? जू यांग ने उसका हाथ झटक दिया। पैनिक क्यों कर रही हो? रोने और दूसरों का मूड खराब करने से क्या मिलेगा? तुम जैसी लड़कियां हॉरर फिल्म की पहली 2 मिनट में ही मर जाती है। शियाओमिंग झल्लाई। तो फिर स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की भी नहीं बचती? हमेशा वही साधारण सी लड़कियां जिनके कपड़े अजीब होते हैं, वही अंत तक जिंदा रहती हैं। पट्टी बंधे हाथ, टेप लगी गर्दनें, जैसे मैं ही नायिका हूं का बोर्ड लटकाए हों। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं बर्बाद हो रही हूं तो तुम भी नहीं बचोगी। वक्त की बात है। झू यांग हंसते हुए बोली। क्या कहा तुमने अभी? घबराकर शियाओमिंग बोली। ऐसा मतलब नहीं था, बस हमें कुछ करना होगा। झू यांग ने आंखें घुमाई। तो फिर रोना बंद करो और सोचो। सब कुछ उस सीढ़ी से शुरू हुआ था, तो शायद वही इसका हल भी है। हॉरर फिल्मों में तो शाप दूसरों को सौंपा जाता है, या फिर सीढ़ी को नष्ट करने से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले हमें वो सीढ़ी ढूंढनी होगी। शियाओमिंग की आंखों में हल्की उम्मीद की किरण जगी। सही कह रही हो। कल डर के मारे मैंने वो सीढ़ी तुम्हारे गार्डन में फेंक दी थी। कम से कम कूड़ेदान नहीं खंगालना पड़ेगा। झू यांग। सच में? जैसे ही वे बाहर जाने को हुई और अपनी क्लास बंक करने लगीं, एक धीमी सी हंसी आर्ट रूम में गूंज उठी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, पर्दों को उड़ाते हुए और इधर उधर रखे कागजों को हिला गया। हवा ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ गलत। पर्दे थमे तो शियाओमिंग थर थर कांपने लगी। झू यांग ने उसकी निगाह का पीछा किया। वहां एक ईजल पर एक महिला की पेंटिंग थी। सामान्य सा चेहरा, बाल संवारती हुई, लेकिन वो कोई आम महिला नहीं थी। वो वही थी, वही भूत जो वीडियो में थी। उसकी आंखें जैसे उन दोनों को ही देख रही थीं, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। आह! शियाओमिंग चीखने ही वाली थी कि झू यांग ने फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया। उसका अपना दिल भी धड़क रहा था। मुंह सूख चुका था, पर वो नियंत्रण में थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें पागल समझे। अगर किसी ने शोर सुना और अंदर आकर कुछ नहीं देखा, तो यही मानेंगे कि वे मानसिक रूप से अस्थिर हैं। डर से भी बड़ा डर ये था कि कोई उनकी बातों को न माने। जब शियाओमिंग थोड़ी शांत हुई, तो झू यांग फुसफुसाई। अगर कैंपस क्वीन से पागल खाने की यात्रा करनी है, तो फिर चीखना जारी रखना। शियाओमिंग ने झट से अपना मुंह खुद ही ढंक लिया। डरते हुए भी शियाओमिंग ने उसकी बात मानी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने इनकार किया तो झू यांग शायद उसे अकेला छोड़ दे या ग्रुप से ही निकाल दे। झू यांग ने वो पेंटिंग ली और उसे गौर से देखा, फिर एक झुरझुरी सी महसूस करते हुए उसे फाड़ना शुरू कर दिया। अरे, झू लीना 3 दिन से गायब है ना? शियाओमिंग चौंकी। हाँ, उसने तो कहा था कि वो बीमार है, कोई रूम किराए पर लेकर आराम कर रही है। उसने चारों ओर देखा। वो यहीं ड्रॉ करती है, ये उसकी पेंटिंग हो सकती है। उसकी आवाज डगमगाई। क्या तुम कहना चाह रही हो कि? झू यांग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो पेंटिंग के टुकड़े कर दिए। चलो, एक सिस्टर 3 दिन से बीमार है, अब उसे मिलना पड़ेगा। वहां पहुंचकर शी शियाओमिंग पार्किंग ढूंढने चली गई और झू यांग पास की एक टूल शॉप में घुस गई। उसने बिल्कुल नॉन चालाकी से एक हथौड़ा, कुछ नायलॉन की रस्सियां, डक्ट टेप और दूसरे जरूरी सामान उठाए और काउंटर पर पटक दिए। कैशियर ने जब ये सब देखा तो मजाक में बोला, लग रहा है आप किसी को किडनैप करने का पूरा सामान खरीद रही हैं। इतनी खूबसूरत होकर आप क्या करने वाली हैं? झू यांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही समझा। अगली बार पूरे सेटअप के साथ आऊंगी। वैसे भी ये सब इतना भारी है, आम लोग इसे उठा भी नहीं सकते। कैशियर ने हंसते हुए सिर हिलाया। अगर दुनिया की हर किडनैपर आप जैसी होती, तो भला किसी को जबरदस्ती ले जाने की जरूरत ही क्या पड़ती? मैं तो खुद ही चल देता। फिर उसने स्कैन करते हुए कहा, कुल 328 हुए। आप चाहें तो मुझे वीचाइट पर जोड़ सकती हैं। कर्मचारियों को 60% डिस्काउंट मिलता है। फिर मुस्कुराकर बोला, आप पास में ही रहती हैं क्या? हम डिलीवरी भी करते हैं। झू यांग ने बिना कुछ बोले क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। फिर कंधे उचकाते हुए बोली, रहने दो। 100 युआन की बचत के लिए अगर मैं ऐसे किसी को ऐड कर लूं जो मेरी स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचता, तो मेरी सोशल वैल्यू कहाँ जाएगी? शुरू में कैशियर ने झू यांग की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जैसे जम गया। ठीक उसी समय शी शियाओमिंग, जो पार्किंग ढूंढकर आखिरकार वापस आई थी, दुकान में दाखिल हुई। झू यांग ने काउंटर पर रखे भारी बैग्स की तरफ अपनी ठोड़ी से इशारा किया, उठा इसे, चलो। शी शियाओमिंग ने चुपचाप किस्मत को स्वीकार किया और भारी भरकम बैग्स को उठाकर झू यांग के पीछे पीछे बाहर निकल गई, जबकि झू यांग के हाथ एकदम खाली थे। कैशियर थोड़ी देर हैरान खड़ा रहा। अब जमाना ऐसा आ गया है क्या कि खूबसूरत लड़कियां भी किसी आदमी को नहीं, बल्कि दूसरी खूबसूरत लड़की को बोझ उठाने को कहती हैं। जब ये दोनों झू लीना के अपार्टमेंट पहुंची, तो झू यांग सीधे ऊपर जाने के बजाय सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफिस की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर वो घबराई हुई और परेशान चेहरा बनाकर बोले लगी, हम 1806 में रहने वाली झू लीना की दोस्त हैं। वो कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, न ही किसी कॉल का जवाब दे रही है। हमें शक है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। कृपया हमारी मदद कीजिए।
यह एक हाई एंड अपार्टमेंट था जहां प्रवेश और निकास पर कड़ी निगरानी थी और किसी आपात स्थिति के लिए ऑफिस में हर फ्लैट की चाबी भी रखी जाती थी। जब ऑफिस के कर्मचारियों ने देखा कि ये दोनों लड़कियां न सिर्फ कम उम्र की हैं बल्कि खूबसूरत भी हैं, तो उनका शक थोड़ा कम हो गया। ऊपर से जिन फोन नंबरों की पुष्टि इन लड़कियों ने की वो रिकॉर्ड में दर्ज नंबरों से मेल खा रहे थे। इससे यह साफ हो गया कि वे सच में झूलीना को जानती थीं। इंचार्ज ने तुरंत लैंडलाइन से झूलीना को दर्जनों बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे लड़कियों की बात सही साबित हुई। वो सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, आप दोनों मेरे साथ ऊपर चलिए। जू यांग ने धन्यवाद भरे भाव से उसे देखा। दोनों लड़कियां मैनेजर के साथ लिफ्ट में सवार होकर 18वीं मंजिल तक पहुंची और झू लीना के दरवाजे पर दस्तक दी। तब शी शियाओमिंग ने जू यांग को बाजू पकड़कर खींच लिया और बुदबुदाई, तुम इतनी पक्की कैसे हो कि वो फोन नहीं उठाएगी? अगर उसने कॉल रिसीव कर लिया होता तो हमारा प्लान तो वहीं खत्म हो जाता और वो भाग भी सकती थी। जू यांग ने उसकी ओर हिकारत से देखा और होठों को टेढ़ा करते हुए बोली, भागेगी? वो जिस लड़की ने ये तक हिम्मत नहीं की कि ये चेक कर सके कि मैंने सीढ़ी देखी या नहीं, या फिर श्राप ट्रांसफर हुआ या नहीं, वो क्या भागेगी? वो डरपोक है, ठीक तुम्हारी तरह। फिर उसने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, मुझे बता, अगर तुझे 7 दिन वाला फोन कॉल आता तो क्या तू अगली बार फोन उठाना चाहेगी? इतना सुनते ही शी शियाओमिंग के शरीर में झटके जैसे दौड़ गए। कॉल आना तो दूर की बात थी, कल झू यांग को वो कॉल आते देखने के बाद ही उसने घर पहुंचते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, डरते हुए कि अगर कहीं फोन बज गया तो दूसरी तरफ से कोई फटी हुई आवाज बोलेगी, 7 दिन। झू यांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग तो छोटी छोटी बातों में ही घबराकर इस हद तक बौखला जाते हो कि इंसान भी नहीं लगते, और फिर भी मेरे सोरोरिटी हेड की पोजीशन पर नजर रखते हो। अब समझ आया कि मैं लीडर क्यों हूँ और तुम सब सिर्फ फॉलोअर क्यों बन सकते हो। अगर ये बात किसी आम दिन पर शी शियाओमिंग ने सुनी होती तो वो ऊपर से मुस्कुराकर हामी भरती और दिल ही दिल में झू यांग को कोसती, लेकिन इस वक्त उसने उन बातों पर गहराई से सोचा। झू यांग वाकई उनसे बिल्कुल अलग थी। ऊपर से देखने पर वो भी बाकी बहनों की तरह नखरीली और दिखावटी लगती थी, मगर जब कोई असली मुसीबत आती तो सबसे पहले वही थी जो उसका सीधा सामना करती। ऐसी दबंग और निर्णायक सोच रखने वाली इंसान इस स्थिति में बेहद भरोसेमंद बन जाती है। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उस आदमी ने चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, जू यांग का पहले का चिंतित और आभारी चेहरा एकदम से गायब हो गया। उसने उस आदमी को हल्के से धक्का दिया और सीधे कमरे में दाखिल हो गई। मैनेजर, जो धक्का खाकर पीछे हट गया था, हैरानी से झू यांग के बदले व्यवहार को देखता रह गया। अरे आप लोग तो... उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दोनों लड़कियां घर के हर कमरे के दरवाजे खोल खोल कर किसी को ढूंढने लगीं। फिर उन्हें एक कमरे में कांपती हुई झू लीना मिली, जो खुद को रजाई में लपेटे हुई थी और कानों में ईयर प्लग लगाए बैठी थी। जैसे ही झू लीना ने झू यांग को देखा, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसका यह डर देखकर मैनेजर को शक हुआ और उसने तुरंत पूछा, क्या आप सच में इनकी दोस्त हैं? इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये और ज्यादा डर गई हों। फिर वह झू लीना से धीरे से बोला, आप ठीक है ना? झू यांग ने झू लीना की ओर घूरते हुए ताना मारा। क्या हुआ? दोस्त तुम्हारी खैर खबर लेने आए हैं। न स्वागत किया, न इस सज्जन को ये बताने की जहमत उठाई कि हम सच में तुम्हारे अपने लोग हैं। कम से कम अब तो इनका भ्रम दूर कर दो। इस वक्त झू लीना की सबसे बड़ी डरावनी चीज थी वो महिला भूत, और दूसरी सबसे डरावनी चीज थी जू यांग का उसके कमरे में आना। वो मैनेजर की ओर सहायता की नजरों से देखने लगी, जो अब पुलिस को कॉल करने ही वाला था। तभी जू यांग ने धीरे और सधी आवाज में कहा, वैसे आज के जमाने में इंटरनेट पर एक वीडियो डालना कौन सा मुश्किल है? तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, बहन के पति और हाँ, आर्ट डिपार्टमेंट के सीनियर जंग, ये सब शायद 2 मिनट तो निकाल ही लेंगे उस वीडियो को देखने के लिए, है ना? जू लीना अब एक ऐसी स्थिति में फंस चुकी थी जहां दोनों ओर खतरा था। एक तरफ वो महिला भूत थी जिसे वो भड़काना नहीं चाहती थी, और दूसरी तरफ जू यांग थी जो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। एक ऐसी लड़की जो किसी भी वक्त कोई नया पागलपन सोच सकती थी और किसी को भी अपने अंदाज में बर्बाद कर सकती थी। उसने मैनेजर से कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं हुआ, ये मेरी दोस्त हैं। जब खुद मकान मालिक ने ये कहा तो मैनेजर ज्यादा कुछ बोल नहीं सका। उसने बस कुछ सामान्य सलाह दी, सुरक्षित रहने की, परिवार और दोस्तों से संपर्क बनाए रखने की और फोन उठाने की। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जू यांग ने बिना किसी भूमिका के सीधे उसके बाल पकड़ लिए और उसे बेड से घसीटते हुए लिविंग रूम तक ले आई। फिर उसने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शी शियाओमिंग की ओर पलटकर कहा, क्या देख रही हो? रस्सी निकालो और इसे बांधो। तुमसे ज्यादा तो सुअर समझदार होते हैं। ओ शी शियाओमिंग हड़बड़ा गई और रस्सी खोजने लगी। झू लीना ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। तीनों लड़कियों की ताकत लगभग बराबर थी,
इसलिए शुरू में मामला फंसा हुआ था, मगर पिछले कुछ दिनों से झूलीना लगातार उस महिला आत्मा की वजह से परेशान थी। ठीक से खाना भी नहीं खाया था, जिससे उसकी हालत काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे में दो उग्र लड़कियों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सकी। थोड़ी देर की क्षमकश के बाद आखिरकार उसे कुर्सी से बांध दिया गया। बांधने के बाद जूयांग ने आदेश दिया, टीवी और सीडी प्लेयर चालू करो। जूयांग के इरादे भांपते ही जूलीना की आंखों में डर समा गया और वह बिलक बिलक कर माफी मांगने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें तो वीडियो किसी और को दिखाकर श्राप से छुटकारा मिल सकता है। जूयांग, तुम्हें लिंशी से नफरत है ना? तुम उसे दिखा दो ना ये वीडियो प्लीज। जूयांग ने कंधे उचका दिए। हाँ, मुझे पता है कि श्राप ट्रांसफर हो सकता है और मैं कर भी तो वही रही हूँ। फिर उसने पता नहीं कहाँ से एक कपड़ा निकाला और झूलीना के मुंह में ठूंस दिया। झुक कर उसके कान के पास फुसफुसाई, मुझे लिंशी को परेशान होते देखना जरूर अच्छा लगेगा, मगर इस बार उधार लौटाने का हक असली कर्जदार का है। जैसे ही शी शियाओमिंग ने सीडी प्लेयर में डिस्क डाली, जूयांग सीधी खड़ी हुई और गहरी सांस लेकर अफसोस से बोली, लीना, लीना, ये सोचकर ही दुख होता है कि जब तुम्हें एक बलि का बकरा चाहिए था, तब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले मेरा ही नाम आया। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन समझा था। तुम्हारी ये हरकत दिल को सच में चोट पहुंचा गई। उसके शब्द ऐसे थे जैसे वह ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसके सोरोरिटी की बहनों में ऐसी नीचता हो सकती है। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चलना शुरू हुआ, जूयांग और शी शियाओमिंग दोनों ने कानों में ईयर प्लग डाल लिए और टीवी से पीठ मोड़ ली। केवल झूलीना, जो अब भी कुर्सी से बंधी हुई थी, स्क्रीन की ओर मुंह किए बैठी थी। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं, मगर वह कोशिश बेकार साबित हुई। दोनों लड़कियां उसकी हर हरकत पर नजर रखी थीं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि जूलीना ने आंखें मूंद ली हैं, उन्होंने जबरदस्ती उसकी पलकें खोल दीं। जूयांग ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किस बिंदु पर देखा हुआ मानता है, मगर तुम कोशिश करती रहो, हमारे पास तो बहुत वक्त है। जूलीना अब पूरी तरह से निराशा में डूब चुकी थी। वह भले ही इधर उधर नजरें घुमाती रही, लेकिन वीडियो का अधिकतर हिस्सा उसकी नजरों से गुजर ही गया। दोबारा वही डरावनी चीजें देखकर उसके भीतर की दहशत और भी गहराई से उभर आई। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। तीनों लड़कियां चुपचाप कुछ होने का इंतजार करने लगीं। यहां तक कि हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहने वाली जूयांग भी थोड़ा बेचैन नजर आने लगी। कुछ देर बाद, शायद 5 मिनट, शायद सिर्फ 5 सेकंड, एक फोन की घंटी बजी। वो झूलीना का रिंगटोन था। जूयांग ने आखिरकार राहत की सांस ली और हंसने लगी, जैसे झूलीना के आंसू अब कोई मायने ही नहीं रखते। दोनों ने जबरदस्ती उससे कॉल रिसीव करवाया। वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थीं कि क्या ये कॉल वास्तव में उस महिला आत्मा की थी या बस कोई डिलीवरी विज्ञापन वाली कॉल, क्योंकि आवाज ने 7 दिन जैसा कुछ नहीं कहा। असल में कॉल कुछ ज्यादा लंबी चलती रही। जूयांग को शक होने लगा कि शायद ये किसी सेल्स वाले की कॉल है। ये शक तब और पक्का हो गया जब उसने देखा कि झूलीना की आंखें खुशी से चमकने लगी थीं और वह बार बार सिर हिला रही थी। फिर अचानक झूलीना ने उत्साहित होकर कहा, महिला आत्मा ने कहा कि उसे तुम मुझसे ज्यादा नफरत है, इसलिए वह सिर्फ तुम्हें मारना चाहती है। मेरा और शी शियाओमिंग का श्राप अब खत्म हो चुका है। उसने कहा कि अब उसने श्राप ट्रांसफर करने का रास्ता बंद कर दिया है, और जब तक वह तुम्हें नहीं मार देती, तब तक श्राप कहीं और नहीं जाएगा। जूलीना की आंखों में आंसू आ गए। जूयांग, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी नफरत खींच सकती हो, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हें बलि का बकरा बनाना सही फैसला था। इतना कहने के बाद उसने जूयांग की ठंडी नजरों को देखा और उसकी बातों का असर समझ गई। उसे अब लगने लगा कि जूयांग अब एक मरी हुई इंसान मानी जा सकती है, क्योंकि वह आत्मा अब उसी के पीछे है। लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर जूयांग की मौत के बाद भी वह आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, तो क्या अगला निशाना फिर वह हो सकती है? इस डर ने उसे बिल्कुल चुप करा दिया। वह अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। जूयांग ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? लेकिन तुम्हें दोष नहीं दे सकती। मरने का इंतजार करने से अच्छा लोग पागलपन का सहारा ले लेते हैं। मैं इतनी मूर्ख नहीं कि तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं। मगर अब इस दुनिया में आत्माओं के अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसे ही उसने ये कहा, जूयांग के अपने मोबाइल की घंटी बज उठी। भीतर ही भीतर गुस्से में उबलती हुई जूयांग ने अपना पर्स खोला और धीरे से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर फिर से वही अजीब सा अनजान नंबर चमक रहा था। उस पल उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। डर और गुस्से ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने कॉल रिसीव किया और कल जैसी ही खुरदुरी और डरावनी महिला की आवाज फिर गूंज उठी। 6 दिन बाकी हैं, हे 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 हे। आत्मा की वह डरावनी हंसी
जैसे जीत की घोषणा कर रही हो। लेकिन इस बार झू यांग की सोच में कोई डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक बाघी आग जल उठी। उसका दिमाग जैसे तड़क गया और उसने फोन में ही व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ओह, तो इस बार बोलना सीख गई हो। मुझे लगा था फिर से अपनी घटिया अंग्रेजी से मेरे कान फाड़ दोगी, या शायद बस वही एक लाइन आती है तुम्हें। फिर उसने ताना मारा, और हाँ, श्राप दूसरों को न लगे वाली लाइन तो रहने ही दो। अगर तुम्हें सच में कोई देखना चाहता तो तुम्हारी सीढ़ी पर तेरा असली डरावना चेहरा छाप देते, लेकिन अफसोस, तुझमें वो हिम्मत कहाँ। तेरे जैसे तो इंस्टा के सस्ते फिल्टर से भी डर जाते हैं। उसने और जोड़ा, और क्या तुझे रोज फोन करने की आदत है? तुझे नहीं पता कि मेरे फोन बुक में सिर्फ खास लोग ही आते हैं। भूत बन गई तो क्या हुआ, मेरे स्टैंडर्ड से नीचे की चीजों के लिए उसमें जगह नहीं है। और सुन, 6 दिन ठीक है, अपने घुटनों को तैयार रख। इतना कहकर जू यांग ने बिना किसी झिझक के फोन काट दिया, भले ही उस पार से दांत किटकिटाने की आवाज आ रही हो। पास खड़ी शी शियाओमेंग और जू लीना उसे देखकर स्तब्ध रह गईं। जू यांग ने उन्हें एक ठंडी निगाह से देखा और नया नंबर डायल करते हुए कहा, ये मोह के भाव मिटा दो। ये मत समझना कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ यानी मैं किसी मामूली भूत की टारगेट बन गई हूँ, तुम मुझ पर रौब झाड़ सकती हो। कॉल कनेक्ट होते ही वह शांत लहजे में बोलने लगी, हेलो पापा, आपने पिछले बार कहा था कि आपके ऑफिस में कुछ गड़बड़ थी और आपने किसी मास्टर को बुलाया था सफाई के लिए। उनका नंबर दो ना। नहीं पापा, मैंने कब कहा कि किसी ने मुझे धोखा दिया? आपको याद गलत है। हाँ, एक क्लासमेट है जिसकी घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, भेज देना। और हाँ, एक चीनी का कीमती फूलदान टूट गया है, जरा 10 लाख ट्रांसफर कर दो, मैं इसे जान से मारने वाली हूँ। कॉल काटने के बाद उसने तुरंत माँ को कॉल किया और वही कहानी दोहरा दी, और वहां से भी 1 मिलियन की व्यवस्था हो गई। इसके बाद वह अचानक झू लीना की ओर मुड़ी और खुद जाकर आराम से सोफे पर बैठ गई। फिर शी शियाओमिंग से पानी लाने को कहा और बोली, अब बात करते हैं। ये बता, ये महिला आत्मा आखिर है कौन? इसका असली स्रोत क्या है? इसकी हर हरकत, हर नियम, हर पैटर्न, एक शब्द भी मत छोड़ना। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। हाँ, मैं मरने वाली हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन बाकी हैं, और मैं चाहूं तो वो दिन तुम्हारे लिए नर्क बना सकती हूँ। जब शी शियाओमिंग को यह एहसास हुआ कि वह इस पूरी मुसीबत से सही सलामत बाहर निकल आई है, तो वह वहां से निकल जाना चाहती थी। लेकिन उसे पता था कि अगर वह ज्यादा लापरवाही दिखाएगी तो जू यांग के उस पागलपन भरे मूड में फंस सकती है। ऊपर से बीते कुछ दिनों में उसने खुद झू लीना की वजह से काफी कुछ सहा था, इसलिए अब झू यांग को उसे सबक सिखाते देखना एक संतोषजनक अनुभव होता। हालांकि इस वक्त झू लीना की हालत खराब थी, लेकिन मौत को इतने करीब से देखने के बाद वह अब भी उस राहत और जश्न के एहसास में डूबी हुई थी। फिर भी वह झू यांग से अब भी डरती थी, इसलिए माहौल की अजीबता को चीरते हुए आखिरकार उसने सच कहना शुरू किया। तुम्हें याद है मई डे की छुट्टी में जब मैं अपने गांव गई थी, तब हाईवे पर कार एक्सीडेंट्स की एक पूरी सीरीज हुई थी। उस हादसे में कई गाड़ियां एक के बाद एक टकराईं और हालात इतने भयानक थे कि न्यूज चैनलों पर वो खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। इत्तेफाक से झू लीना भी उसी वक्त वहीं मौजूद थी, लेकिन किस्मत से वह उन गिने चुने लोगों में थी जो बच गए थे। 20 से ज्यादा लोग मारे गए, सिर्फ 2 ही जिंदा बचे, और उन दोनों में भी सबसे भाग्यशाली वह खुद थी, जिसे बस हल्की फुल्की चोटें आईं और कुछ ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उस हादसे से बच निकलने की खुशी में सोरोरिटी ने उसके लिए एक शानदार पार्टी भी रखी थी, लेकिन कुछ याद करते ही झू लीना कांप उठी। उसके हाथ पांव में झुरझुरी सी दौड़ गई। पहले तो मुझे लगा था कि बस एक आम हादसा था, जैसा बहुत लोगों के साथ होता है, पर फिर जू यांग ने बीच में ही रोकते हुए चिढ़कर कहा, मुझे जिंदगी की नश्वरता पर तुम्हारा प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है। मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं और हर मिनट कीमती है। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। यह सुनकर झू लीना घबरा गई और जल्दी जल्दी बोलने लगी, पिछले गुरुवार को मुझे अचानक एक सीडी मिली और जैसे किसी ट्रांस में थी मैंने उसे देख लिया। उसके बाद मुझे 7 दिनों की काउंटडाउन वाली कॉल आई और फिर मेरे दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजी। वो कह रही थी कि मैं उस हादसे में मरने वाली थी, लेकिन यमराज की गलती से बच गई। लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही, मुझे एक खेल का हिस्सा बनना पड़ा। अगर मैं इस खेल में जिंदा रह सकी तभी मैं जीने की हकदार रहूंगी। उस वक्त तो मैं इतनी डरी हुई थी कि कुछ सोच ही नहीं सकी, लेकिन शायद वो महिला आत्मा उसी खेल की फाइनल बॉस है। जू यांग ने उस पर वाइन फेंकी और व्यंग्य से बोली, तो मतलब ये कि तू तो पहले ही मरी हुई है और अब किसी और को अपनी जगह बलि का बकरा बना रही है, और वो डरावनी भूतनी असल में तुझे ही लेने आई थी। अगर तेरी बात मान भी लूं तो मुझे न तो यमराज ने चुना है, न मैं किसी हादसे से बची हूँ। मतलब मेरी जिंदगी तो अभी पूरी तरह मेरी है, और अगर ये सच में कोई गेम है तो गेम में तो नियम होते हैं। क्या वो भूतनी सच में अपने आप टारगेट बदल सकती? झू यांग से जल्द पीछा छुड़ाने के इरादे से उसने अपनी कहानी फिर से आगे बढ़ाई। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, तुम्हें शायद खुद ही इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ इन कुछ दिनों में क्या हुआ।
कुल मिलाकर समय सीमा 7 दिन की थी। शुरू में उस भूत की उपस्थिति बहुत हल्की होती है, इसलिए उसका असर भी सीमित होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। झूलीना के अनुभव के अनुसार पहले 2 दिन उसे बहुत ठंड लगती थी, और जैसे ही उसका ध्यान बढ़ता अचानक बर्फीली सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती थी। फिर तीसरे दिन से भूत उसके सपनों में आने लगी और उसे चैन की नींद सोने नहीं देती थी। अगली सुबह जब वह कॉलेज के आर्ट स्टूडियो में गई तो किसी ट्रांस में थी और अनजाने में उस भूत की तस्वीर बना डाली। जब होश आया और उसने देखा कि उसने क्या बनाया है तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। डर के मारे वह तुरंत घर लौट आई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। शुरू में उसमें इतना हौसला था कि बाहर से खाना मंगवा सके, लेकिन जब एक दिन डिलीवरी बॉय ने दरवाजा खटखटाया और झूलीना ने झांक कर देखा तो उसे दरवाजे के बाहर वही महिला आत्मा दिखी जो डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। तब से उसने बाहर से कुछ भी मंगवाना बंद कर दिया और फ्रिज में जो भी था उसी से काम चलाया। छठे दिन मैंने फ्रिज से एक तरबूज निकाला, लेकिन वो तरबूज भूतनी का सिर बन गया और जो खाना मैं खा रही थी वो दरअसल उस भूतनी का दिमाग निकला। उसने थोड़ा खांसते हुए पूछा, बस इतना ही? उसने तुझे कभी छुआ तक नहीं? झूलीना मन ही मन सोचने लगी, क्या ये कम डरावना है? लेकिन बाहर से बस इतना बोली, ना नहीं, उसने कभी मुझे छुआ नहीं। उस वक्त वो बस फ्रिज में बैठकर मुझ पर हंस रही थी। ये सुनकर झूयांग थोड़ी देर तक चुप रही और कुछ सोचने लगी। झूलीना ने घबराते हुए कहा, मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब क्या? लेकिन झू यांग बस उसे घूरती रही, जिससे झूलीना और भी असहज हो गई। क्या ये लड़की कोई नई साजिश सोच रही है? मगर अगले ही पल झू यांग के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। जब झूलीना बात कर रही थी उसी वक्त जू यांग के पापा ने पैसे और संपर्क नंबर ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए जू यांग उठ खड़ी हुई, लेकिन जाने से पहले उसने शी शियाओमिंग को आदेश दिया, ये सब साफ कर देना। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी शी शियाओमिंग ने अचानक पीछे से आवाज दी, झू यांग, उस भूत वाली बात, चिंता मत कर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। झू लीना ने भी घबराकर सिर हिलाया, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी और किसी को तुम्हारे बारे में बुरा कहने नहीं दूंगी। लेकिन झू यांग ने पलटकर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, असल में इसके उलट तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को चाहिए कि ये बात जितना ज्यादा फैल सकती है फैलाओ। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना अच्छा। अगर 2 दिन में पूरा स्कूल इस पर चर्चा नहीं कर रहा हुआ तो फिर मुझसे सवाल झेलने के लिए तैयार रहना। दोनों लड़कियां हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगीं। ये लड़की मरने के कगार पर भी स्कूल की सबसे चर्चित बनने की कोशिश कर रही है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना है। झू यांग के जाते ही शी शियाओमिंग ने कमरे को साफ करना शुरू कर गई। ये चीजें मैं अपने साथ ले जा रही हूँ ताकि तुम इन्हें बाद में मेरे खिलाफ इस्तेमाल न कर सको। झेंपते हुए झूलीना ने सफाई देने की कोशिश की, मेरा इरादा कभी तुम्हें निशाना बनाने का नहीं था, वो तो तुम झू यांग के साथ थीं, इसलिए। शी शियाओमिंग ने उसे एक तीखी नजर से देखा और बोली, भले ही झू यांग का स्वभाव बहुत खराब है और मेरी जिंदगी मुश्किल बना देती है, फिर भी मैं चाहूंगी कि तुम मरो, वो नहीं। कम से कम जब सच में कुछ गंभीर हो तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तुम पर। झू लीना का चेहरा क्रोध से तिरछा हो गया और तभी शी शियाओमिंग भी वहां से चली गई। दूसरी ओर झू यांग ने जैसे ही अपने पापा से नंबर मिला तुरंत उस मास्टर से संपर्क किया। सौभाग्य से मास्टर का शेड्यूल ज्यादा व्यस्त नहीं था। झू यांग ने जो मोटी रकम ऑफर की उसके बाद मास्टर ने अगले दिन मिलने के लिए हामी भर दी। अगले दिन सुबह झू यांग घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि वह मास्टर का इंतजार कर रही थी। नाश्ते के दौरान उसके मोबाइल पर ढेरों मैसेज आने लगे। उसकी सोरोरिटी की सहेलियां और कुछ उसके चाहने वाले सब उसे सांत्वना दे रहे थे। इसका मतलब था कि शी शियाओमिंग और झूलीना ने अपना काम ठीक से किया था। यूनिवर्सिटी के फोरम पर सिर्फ उसी के भूत वाले अनुभव की चर्चा हो रही थी। चूंकि उन पोस्ट्स की बातें ही इतनी अजीब थीं, शुरुआत से ही सबका ध्यान आकर्षित हुआ। अधिकतर लोगों ने वहां अपने अपने भूतिया अनुभव साझा किए। सच थे या झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन हर टिप्पणी के पीछे छिपा मतलब यही था, हम तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, जबकि असल में वे सब बस तमाशा देखना चाहते थे। झू यांग इस नतीजे से काफी संतुष्ट थी। हाँ, अगर मास्टर उस महिला भूत से निपट पाए तो उसे असली राहत मिलती। दोपहर का खाना खत्म ही हुआ था कि मास्टर का कॉल आया। वो आ चुके गई, लेकिन वह हैरान रह गई जब उसने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक जवान था। दिखने में वह उससे बस कुछ साल ही बड़ा लग रहा था, लेकिन उसके पूरे व्यक्तित्व से एक अनुभवशील और गंभीर आभा निकल रही थी जो उसे बेहद भरोसेमंद बनाती थी। शायद यही वजह थी कि उसके पापा भी उसकी इतनी इज्जत करते थे। सामने वाले ने शांत लेकिन प्रभावशाली लहजे में कहा, मेरा उपनाम शी है। भले ही मिस जू ने फोन पर स्थिति साफ कर दी है, लेकिन मुझे वीडियो खुद देखना होगा। जू यांग ने तुरंत हामी भरी। उसने वह सीडी चलाकर उसे पूरी घटना दिखाई। फिल्म खत्म होने के बाद मास्टर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर ये स्थिति बहुत ही दुर्लभ है। जू यांग ने पूछा,
ऐसा क्यों कह रहे हैं? मास्टर ने गंभीरता से जवाब दिया। आमतौर पर ज्यादातर भूत प्रेत की घटनाएं लोगों के भीतर छिपे अपराध बोध से जुड़ी होती हैं। मेरे अधिकतर क्लाइंट को बस तसल्ली देने की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में कोई खास खतरा नहीं होता। अब तक जिन आत्माओं का मैंने सामना किया है वे ज्यादातर बिना चेतना वाली भटकती आत्माएं थीं, जो किसी गहरे लगाव या अधूरे इरादों से बनी होती हैं। मगर तुम्हारा मामला बिल्कुल अलग है। इस महिला भूत ने तुम्हें बहुत ही तीव्र घृणा के साथ निशाना बनाया है। मुझे नहीं पता कि तुमने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन जब वीडियो चल रहा था और वह भूतनी अपने बाल संवार रही थी तब उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी नजरें पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर थीं। चू यांग को लगने लगा कि ये मास्टर सच में जानकार और समझदार है। वह तुरंत बोली, हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। तो क्या आपके पास कोई उपाय है इसे खत्म करने का? मास्टर ने लंबी सांस ली। ऐसे मामलों से निपटना सबसे मुश्किल होता है। जब कोई प्रतिशोधी आत्मा बदला लेने लौटती है तो उसका इरादा कोई नहीं रोक सकता। हालांकि तुम्हारे केस में चीजें बहुत गंभीर नहीं लग रही, लेकिन जब तक यह साफ नहीं होता कि तुम्हारा इस आत्मा से क्या नाता है और तुमने इसका इतना गुस्सा क्यों झेला, तब तक मामला हल्का नहीं माना जा सकता। मगर अब जब मामला यहाँ तक पहुँच ही गया है और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, तो जाहिर है कि मैं इसे संभालूंगा। हाँ, लेकिन अगले कुछ महीनों की मेरी फीस। झू यांग के मन में आया कि ये मास्टर भले ही संत जैसा दिखता हो, पैसे मांगने में तो बिल्कुल झिझक नहीं है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। जब तक वह महिला भूत हट जाए उसे पैसे की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार भूत भगाने वालों को भी तो खाना होता है। उसने सिर हिलाकर कहा, मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं किसी को काम पर रखती हूँ तो उन्हें घाटा नहीं होता। मास्टर ने देखा कि वह उसकी बातों में आ गई है तो संतुष्ट होकर बोला, ठीक है, आज बहुत देर हो चुकी है। कल दोपहर ठीक 12 बजे जब यांग ऊर्जा अपने चरम पर होगी तब मैं अनुष्ठान करूंगा। उसके बाद मुझे कुछ दिन यहाँ ठहरना होगा ताकि मैं पूरी तरह से उस बुरी आत्मा को खत्म कर सकूं। झू यांग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने हाउसकीपर आंटी से कहा कि 2 गेस्ट रूम तैयार कर दें ताकि वह और मास्टर दोनों वहीं रह सकें। आज तीसरा दिन था और झू यांग जानती थी कि जैसे ही वह सोएगी महिला भूत उसके सपने में आएगी, इसलिए वह सोने से बच रही थी। वह मोबाइल स्क्रॉल करती रही। समय बीतता गया। रात के 12 बजे के आसपास जब वह लगभग नींद में जाने ही वाली थी, तभी पास के कमरे से आई एक तेज चीख ने उसे झटका दे दिया। ये आवाज हाउसकीपर आंटी की नहीं थी, बल्कि मास्टर की थी। झू यांग ने जल्दी से एक गाउन पहना और दौड़ती हुई गेस्ट रूम की तरफ गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि मास्टर बाथरूम के वॉश बेसिन के सामने खड़ा था और उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थीं। झू यांग को देखकर वह थोड़ा सकपकाया और बोला, वो मैं बस किंग ऑफ ग्लोरी गेम खेल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज बहुत खराब खेल रहा था। बार बार टीम हार रही थी तो टीम वालों ने चिल्लाकर बोला कि जाओ मुंह धोकर आओ। तो जब मैंने चेहरा पोंछने के लिए तौलिया उठाया, मुझे बस इतना याद है कि वो काला था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे चेहरे पर लगाया, अजीब सा महसूस हुआ। वो कपास जैसा नहीं लगा, बल्कि जैसे इंसानी बाल हों। मैंने उन बालों को हटाया और देखा कि उस औरत का चेहरा ठीक मेरे सामने था। झू यांग, जो अब तक इस मास्टर को अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद मान बैठी थी, स्तब्ध रह गई। तो फिर तुम तो भूत पकड़ने वाले हो, तुम्हारा काम ही तो है ऐसे भूतों का सामना करना, फिर चीख क्यों रहे थे? इस समय मास्टर की सारी गंभीरता और गरिमा हवा हो चुकी थी। उसके पैर डर के मारे कांप रहे थे और वह घबराकर बोला, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं था कि असली भूत होते हैं। यह बात झू यांग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह ठंडे लहजे में बोली, तो तुम ठग हो? तुम्हारी इतनी बड़ी शोहरत कहाँ से आई? मास्टर शर्माते हुए बोला, मैं बस दूसरों से थोड़ा साहसी पैदा हुआ हूँ। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता और अचानक डराने वाली चीजों पर भी मेरा रिएक्शन नहीं आता। बचपन में लोग मुझे अपने उन घरों में सुलाते थे जहां बुरी आत्माओं का डर होता था। मैं कुछ रातें वहां गुजारता और उन्हें लगने लगता कि सब ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे ये काम हॉन्टेड हाउस और इमारतों तक पहुंच गया और मैंने इसे ही पेशा बना लिया। लेकिन मुझे सच में नहीं लगा था कि कभी असली भूतों से सामना होगा। असली भूत, ओह, ये मेरा पहला अनुभव है। मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा केस छोड़ रहा हूँ। हाँ, इतनी सुंदर लड़की का मर जाना अफसोसजनक होगा, लेकिन मैं अब इसमें नहीं पड़ना चाहता। असल में दोपहर में मैंने सिर्फ इसलिए मदद का वादा किया ताकि तुम मुझसे प्रभावित हो जाओ, पर यह मामला तो मेरी हद से बाहर है। मैडम, अपना ख्याल रखना। वो मुश्किल से 2 कदम ही चला था कि झू यांग ने उसे रोक दिया। जेई को लगा कि शायद ये लड़की असहाय है और अपनी आखिरी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो दोपहर की वो मासूम और सुंदर चेहरा अब एक तिरस्कार भरी मुस्कान में बदल चुका था। कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसा शरीर आगे काम आ सकता है। उस धोखेबाज भूत शिकारी से तो ज्यादा उपयोगी होगे जिसे तुम निभा रहे थे। अब तुम अगले कुछ दिनों तक यहीं रहोगे। अगर भागने की कोशिश की तो मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारा सारा धंधा उजागर कर दूंगी। फिर पुलिस को बताऊंगी कि तुमने मुझे छूने की कोशिश की।
उसके बाद किसी से कहकर तुम्हारी टांगें भी तुड़वा दूंगी। जब मुझे पता है कि कोई औरत भूत मेरी जान लेने आ रही है, तो क्या ये वाजिब नहीं कि मैं हर चीज रिकॉर्ड करूं? बिल्कुल सही सोचा, कैमरे भी ऑन हैं। असल में मैंने इन्हें उस महिला भूत के लिए लगाया था, लेकिन लगता है सबसे पहले इंसानों पर ही इस्तेमाल करना पड़ गया। जय उसे स्तब्ध होकर देखता रह गया। इन सब बातों को सुनने के बाद जूई को पछतावा होने लगा और जू यांग अपने कमरे में वापस जाकर सो गई। लेकिन उस रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ। आधी नींद में उसे महसूस हुआ कि वो किसी अंधेरे संकरे कमरे में पहुंच गई है, जहां एक पुराना पलंग, टूटी कुर्सी, ड्रेसिंग टेबल और छत पर घूमता पंखा था। और जैसे ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, समझ गई कि ये वही कमरा है जो उसने उस डरावने वीडियो में देखा था। तभी दरवाजे के बाहर लकड़ी की फर्श चरमराई और किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जिससे वो समझ गई कि भूतनी आने वाली है। लेकिन डरने की बजाय उसने चाल चली, अपनी सफेद रेशमी नाइट ड्रेस उतारकर पंखे में टांग दी और पंखे को धीमी गति पर चला दिया, जिससे वो कपड़ा हवा में घूमता हुआ एक लाश की तरह लगने लगा और खुद वो दरवाजे के पास कोने में छिप गई। जैसे ही दरवाजा खुला, भूतनी पूरी घमंड से अंदर आई, यह सोचकर कि आज जू यांग को डराकर उसकी आत्मा हिला देगी। लेकिन सामने लटकती सफेद लाश को देखकर उसकी रूह कांप गई और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। वो सच में एक सच्ची भूतनी कहलाने लायक थी, क्योंकि उसकी तीखी चीख जैसे आसमान को चीर गई हो और जमीन तक को हिला दिया हो। जू यांग को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं उसकी चीख से वो खुद ही ना फट जाए, क्योंकि कॉमन सेंस यही कहता है कि भूत नाजुक होते हैं और जैसे इंसान डर के मारे होश खो बैठते हैं, वैसे ही बिना शरीर वाला भूत डर से मिट भी सकता है। बेशक ये सब सिर्फ अटकलें थीं, क्योंकि जू यांग को तो इस घटना से पहले यह भी नहीं पता था कि भूत असली होते हैं या नहीं। इसलिए अब जो हो रहा था वो किसी भी वैज्ञानिक समझ से बाहर था। चुप हो जा, इतनी क्यों चिल्ला रही है? क्या आजकल भूतों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती? तू खुद भूत है और फिर भी भूत से डर रही है। जू यांग की यह तंज भरी सुस्त आवाज दरवाजे के पीछे से गूंजी। भूतनी के अंदर जलन और घबराहट उबाल मारने लगी। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी बनाई हुई दुनिया पर यह लड़की हावी ना हो जाए। अब तक उसके सपनों में खींचे गए इंसान डर और निराशा से टूट जाते थे और वो उन्हें मार डालती थी। लेकिन जू यांग को देख वह स्तब्ध रह गई थी, क्योंकि जू यांग समझ चुकी थी कि यह सपना है, एक ऐसा सपना जिससे लोग जाग नहीं पाते और भय में फंसे रह जाते हैं। मगर वह पूरी तरह होश में थी। भूतनी की घूरती आंखों को नजरअंदाज करते हुए जू यांग बोली, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही? या फिर जानती है कि तेरी आवाज कितनी डरावनी है और मेरे सामने बोलने में शर्म आ रही है? सबसे पहले मेरी नाइट गाउन वापस कर। पता है तू मुझसे बहुत जलती है। भूतनी का चेहरा गुस्से से पूरी तरह विकृत हो चुका था, लेकिन जू यांग ने व्यंग्य से बोलना जारी रखा, ऐसे क्या घूर रही है? ड्रेस तो बस पंखे में टंगी है, स्टूल पर चढ़कर ले लें। ओह सॉरी, तेरी छोटी छोटी टांगों को देखना भूल गई। चल छोड़, मैं ही ले आती हूं। बस इतना सुनना था कि भूतनी गुस्से से फट पड़ी। उसने अपना मुंह इतना चौड़ा खोला कि जबड़ा ही उखड़ गया। तभी उसने गला घोंटने के लिए हाथ बढ़ाए। जू यांग उसके हाथों से बचकर कमरे की दूसरी ओर भागी, लेकिन तभी भूतनी ने अपने बालों से उसका पैर पकड़ लिया और उसे हवा में झुलाने लगी। भूतनी सड़े हुए दांत दिखाते हुए उसके सामने आई, मगर जू यांग ने हिम्मत जुटाकर अपने घुटने से उसकी ठोड़ी पर वार किया, जिससे वह दर्द से चीख उठी। और जू यांग ने मौके का फायदा उठाकर उसे एक जोरदार चांटा मारा, जिससे वो नीचे गिर गई। जू यांग उसके पास पहुंची और पैर उस पर रखते ही उसे हाथ में कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ, जो उसे बेहद घिनौना लगा, क्योंकि वह हमेशा साफ सुथरे माहौल में रही थी। पास पड़ी लाल हील उठाकर उसने भूतनी पर हमला करते हुए कहा, क्या तुमने कभी अपना चेहरा धोया भी है? भूतनी डरते हुए बोली, मेरे करीब मत आना। मगर जू यांग बार बार वार करते हुए बोली, तूने आज तक मुंह धोया भी है? पूरा चेहरा गंदगी से सना है और ऊपर से वो सड़े दांत दिखा रही है। अगर मेरा हाथ तेरे मुंह में चला जाता तो क्या होता? तू खुद को सादा को समझती है? कभी जाकर आईने में अपना चेहरा देख। सादा को जब जिंदा थी तो एक बला की खूबसूरत और मौत के बाद भूतों की रानी बनी रही। वो तो सालों तक सबसे असरदार भूतनी रही। भूतनी चीखने लगी, बचाओ, कोई एक भूत को मार रहा है। थोड़ी देर बाद जू यांग शांत होकर बोली, बस इतनी ही हिम्मत थी तुम में? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बार बार चुनौती देने की?
डर से कांपती भूतनी शीशे में वापस चली गई और जाते जाते बोली, 7वें दिन तुम। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जू यांग ने गुस्से में शीशे पर अपनी हील दे मारी। जब शी ब्रेकफास्ट के लिए कमरे से बाहर आया तो जू यांग की हालत देखकर हैरान रह गया। पिछली बार मैंने किसी को ऐसे खिलते देखा था तो वो मेरी 3 साल से भी छोटी भतीजी थी, या फिर एक क्लाइंट की विकलांग बेटी। जू यांग ने उस पर एक नज़र डाली और अपने सपने की पूरी कहानी उसे बता दी। सुनने के बाद शी यी ने गंभीरता से कहा, तुमने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा है? अगर नहीं तो क्यों ना भूत पकड़ने वाली बन जाओ, इसमें कमाई भी अच्छी है। तुम्हारी हिम्मत के साथ हम काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। जू यांग ने नाक सिकोड़ते हुए आंटी के हाथ से स्ट्रॉबेरी खाई और बोली, क्या तुम मेरे उस लग्जरी विला में टहलना चाहोगे जहां तुम अभी रह रहे हो, ताकि तुम्हें थोड़ी अकड़ ला जाए? और फिर अगर मैं सच में भूत पकड़ने वाली बन भी जाऊं तो ऐसे इंसान के साथ क्यों काम करूंगी जो मेरा बोझ बनेगा। इसके बाद हमें एक कैफे शॉप दिखाया जाता है जहां जू यांग अपनी क्लासमेट्स के साथ गई होती है। जूलीना कांपती आवाज में जू यांग को कुछ ड्राइंग्स दिखाते हुए कहती है कि उसने जैसे कहा था वैसे ही उस भूतनी की बदसूरत और मजाकिया तस्वीर बनाई है। जी शियाओ मेंग तस्वीर को देखते ही पहचान जाती है कि ये वही भूतनी है, और जू यांग संतुष्ट होकर कहती है कि ये वही चेहरा है जो वह चाहती थी। फिर वह लिनशी को आदेश देती है कि इन ड्राइंग्स को स्कैन करके फोरम पर पोस्ट करे और एक थीम बनाए, दुनिया और देश की 10 सबसे भद्दी आत्माओं की प्रतियोगिता, जिसमें हर कोई वोट दे सके। उसे यह भी कहती है कि बैकएंड से कंट्रोल करते हुए सस्ते सादा को और चू रेनमई जैसे भूतों का मजाक उड़वाना है, और लोगों को कहो कि उसे फोटोशॉप करें। जो सबसे मज़ेदार और डर खत्म करने वाला फोटोशॉप बनाएगा उसे 10,000 से लेकर 2,000 युआन तक के इनाम मिलेंगे, और इनाम की राशि जू यांग खुद देगी। फिर वह आदेश देती है कि ये सब आज ही पूरा होना चाहिए, क्योंकि कल दोपहर तक सब खत्म हो जाना चाहिए। लिनशी अभी भी थोड़ी परेशान दिख रही थी। रुको जरा, लिनशी ने ड्राइंग्स को एक तरफ धकेलते हुए कहा, ये सब क्या है? जू यांग, क्या तुम सच में किसी चीज से टकराई हो? मेरी डिपार्टमेंट की रिसोर्सेज मजाक में इस्तेमाल नहीं होती। जू यांग ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, टॉपिक की थीम और इसके फैलने में लगने वाले समय को देखते हुए मेरा सुझाव है कि सवाल करने की जगह तुम काम शुरू कर दो, जब तक कि तुम्हें इस संडे मेरी पार्टी में नहीं आना है। लिनशी एकदम चौंक गई। इनवाइट न मिलना मतलब सॉरोरिटी से बाहर होना, और फिर सीनियर चेंग भी आ रहे थे, इसलिए जू यांग से सावधान रहना जरूरी था। इसीलिए भले ही उसे ये टास्क अच्छा न लगा हो, मगर करना तो पड़ा। लिनशी को रवाना करने के बाद जू यांग फिर से खाने में लग गई, लेकिन अभी भी हाथों पर जो चिपचिपा एहसास था उसके चलते उसने फिर किसी को उसे खिलाने के लिए बुला लिया। जूलीना उसके पास ही बैठी थी तो वही सर्विंग गर्ल बन गई। सलाद प्लेट पर कुछ मोटे मोटे पारदर्शी अंगूर रखे थे जो बेहद स्वादिष्ट लग रहे थे। जू यांग ने हुक्म दिया, अंगूर दो। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों जूलीना की आवाज कुछ अजीब सी भारी और डरावनी लगी। जू यांग ने जैसे ही मुंह खोला उसकी नजर जूलीना पर पड़ी। उसका आम तौर पर लहराता हुआ हल्के ब्राउन रंग का बाल काला और सीधा हो चुका था। उसका खूबसूरत चेहरा अब बेजान और डरावनी मुस्कान से सजा हुआ दिखा। जूलीना ने जैसे ही कांटा उठाया उस पर रखा अंगूर अचानक इंसानी आंख में बदल गया। अब जू यांग को उस भूतनी से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उससे चिढ़ने लगी थी। अब उसकी नफरत और उसे मारने की इच्छा उतनी ही ज्यादा थी जितनी की भूतनी की उसे मारने की। तभी जूलीना, जो लंबे समय से फोर्क पकड़े बैठी थी, बोली, क्या हुआ? तुम ही तो अंगूर खाना चाहती थी, खाओ ना। जू यांग को वो आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर उसे आंख निगलने को उकसा रही हो। अब जू यांग को ये जानना जरूरी था कि क्या भूतनी सिर्फ उसकी इंद्रियों पर असर डाल रही है या जूलीना पर भी काबू पा चुकी है। अगर वो दूसरों को कंट्रोल करके जू यांग पर हमला करवा सकती थी तो ये मामला और भी गंभीर था। इसलिए जू यांग ने कहा, जूलीना तुम ही खा लो। जूलीना पहले तो चौंकी, लेकिन फिर बिना सवाल किए अंगूर खा लिया। जू यांग की नजरों में वो अंगूर अब एक आंख बन चुका था जिसे सड़े हुए काले दांत चबा रहे थे, और उसका रस जू यांग की तरफ उछल रहा था। आंख निगलने के बाद वो डरावना चेहरा मुस्कुराया। दांतों में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। जू यांग समझ गई कि अब भूतनी ने रणनीति बदल दी है। अब वो डराने के बजाय उसे घिन दिलाकर परेशान करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जू यांग ने तुरंत फैसला किया कि अब वो मैदान बदल देगी, क्योंकि कैफे जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर रहना उसके लिए नुकसानदायक है। वह खड़ी हुई और बोली, मैं पहले घर जा रही हूँ, दोपहर में मेरे लिए छुट्टी ले लेना और लिनशी पर ध्यान रखना, उसे काम में डील न देने देना। फिर जी शियाओ मेंग से बोली, मुझे घर छोड़ दो, क्योंकि जू यांग जानती थी कि अगर भूतनी रास्ते में किसी राहगीर या ट्रैफिक लाइट का रूप लेकर डराने लगे
तो एक्सीडेंट हो सकता है, और वो ये खतरा नहीं लेना चाहती थी। फिर दुकान से बाहर निकलते हुए जुयांग के मन में बस एक ही बात थी, अब सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदा रहना और 7वें दिन तक हर हाल में पहुंचना जब असली भूतनी सामने आएगी।